हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का सेशन नंबर 4 आज हम पढ़ेंगे, जिसमें हम बेसिकली पढ़ना चाहेंगे मेथड्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। क्योंकि बच्चों बात ऑब्वियस है, देखो कि अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तभी जाके ईएमएफ उस लूप में या क्लोज सर्किट में इंड्यूस होनी चाहिए। ज़रा रिकॉल कीजिए कि फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को डिसाइड कौन कौन करता है। सो बेसिक फॉर्मूलेशन पे अगर आप जाते हो तो आपको मिल जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और कॉस थीटा। ठीक है ना। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं बच्चों, कौन कौन बताओ। फर्स्ट चीज़ है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरी चीज़ है एरिया ऑफ द कॉइल या एरिया ऑफ द सर्किट, और तीसरी चीज़ है कॉस थीटा। ठीक है। ये जो प्रोडक्ट है इन तीनों का, ये तभी चेंज होगा, कम से कम एक को या एक का बदलना ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि इन तीनों में से मोर देन वन क्वांटिटी चेंज हो, लेकिन कोर कंडीशन ये है कि देखो phi b जो है विल चेंज, ये चेंज तभी हो पाएगा, phi b विल चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये कंडीशन ज़रूरी है इंड्यूस ईएमएफ के लिए। कब होगा बच्चों? जब एटलीस्ट वन ऑफ इन तीनों में से मैग्नेटिक फील्ड हो या एरिया और कॉस थीटा, इन तीनों में से किसी एक का बदलना समय के साथ ज़रूरी हो जाएगा। अब लॉजिकली सोचो कि तीनों ही अगर बिल्कुल चेंज ना हो समय के साथ, इन तीनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रह जाएगा, सो देयर विल बी नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो बच्चों क्या होता है, देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है हम सभी जानते हैं, वो है टाइम डेरिवेटिव ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स के एक्सप्रेशन में जब उसको हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, डिफ्रेंशिएशन का बेसिक रूल के अकॉर्डिंग जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो जो चीज़ें कांस्टेंट है यानी समय के साथ नहीं बदल रहा है, उनको बाहर पटकिए, और जो बदल रहा है समय के साथ उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। कुछ केसेस में बताना चाहूँगा आपको। फर्स्ट केस, मान के चलिए स्टूडेंट्स कि एरिया ऑफ ए कॉइल एंड जो कॉस थीटा यानी ओरिएंटेशन फैक्टर है, ये दोनों दे आर नॉट चेंजिंग, ये समय के साथ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन फ्लक्स क्यों समय के साथ बदल रहा है? वाई फ्लक्स इज चेंजिंग विथ टाइम? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज चेंजिंग। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ बदल रहा है। तो इस मामले में हम कहेंगे डी फाई बाई डी टी यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, इसमें हम लिखेंगे जो कांस्टेंट है ए और कॉस थीटा दोनों को बाहर रखिए और डिफरेंशिएट कीजिए जो बदल रहा है उससे, डी बी बाई डी टी को। दूसरा कंडीशन जरा सोचिए, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है और कॉस थीटा ये दोनों बिल्कुल बदल नहीं रहे, दे रिमेन अनचेंज्ड, बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल बदल नहीं रहा है। ओके, लेकिन स्टूडेंट्स एरिया जो है, एरिया इज चेंजिंग, समय के साथ यानी टाइम के साथ एरिया जो है वो बदल रहा है। तो इस मामले में इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, डी फाई बाई डी टी निकालते हैं। तो सबसे पहले आप बी और कॉस थीटा को बाहर निकाल लीजिए, फिर परफॉर्म कीजिए डेरिवेटिव ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल जाएगा। तीसरा कंडीशन सोचकर बताइए, तीसरा क्वांटिटी बदल रहा है, बाकी दोनों कांस्टेंट है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि बी एंड एरिया जो है दे रिमेन कांस्टेंट, यानी समय के साथ बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सपोज करो कॉस थीटा जो है, दिस कॉस थीटा इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कॉस थीटा इज चेंजिंग विथ टाइम, यानी दो कांस्टेंट ये बदल रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या करेंगे, बी और ए को रखेंगे बाहर और डेरिवेटिव निकालोगे, किसे? डेरिवेटिव निकालोगे कॉस थीटा का। वैसे तो स्टूडेंट्स यूजुअली क्वेश्चन में यही होता है कि तीन में से दो रहेगा कांस्टेंट और एक क्वांटिटी बदलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा ही कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन आए जिसमें दो क्वांटिटी बदल रहा है, तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाएंगे। एक स्पेशल केस मान लेते हैं, सपोज करो कि कॉस थीटा यानी एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर
थीटा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों के दोनों ही टाइम के साथ वेरिंग हैं, ये दोनों ही वेरिएबल है। तो हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा बताओ, हमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। जब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ ढूंढने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड डी फाई बाई डी टी, यानी स्टूडेंट्स डी बाई डी टी ऑफ क्या बताइए, डी बाई डी टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, जिसमें से तीन में से एक ही कॉन्स्टेंट है जिसको आप बाहर ला के रख दीजिए, बाकी बचा दोनों ही डिफरेंशिएबल, क्योंकि टाइम के साथ बी और ए दोनों ही बदल रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, कॉस थीटा को बाहर रखेंगे और प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव लगाओगे, b इंटू ए, दोनों ही वेरिएबल है, तो पहले b को रखिए बाहर इंटू डी ए बाई डी टी, उसके बाद a को रखेंगे बाहर a इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अप्रोच करना होता है। सो बेसिक्स जानने के बाद आप समझ गए बात को कि b इंटू ए इंटू कॉस थीटा तीनों के प्रोडक्ट होता है डिसाइडर ऑफ फाई। जब आप डी फाई बाई डी टी लिखते हो, जो भी चीज़ें कांस्टेंट है उनको बाहर लेके आओ और जो चेंजिंग है उसका डेरिवेटिव आप निकाल कर इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतना समझने के बाद चलो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं वेरियस सिचुएशन में। फर्स्ट कुछ सिचुएशन ऐसे होंगे जिसमें बी बदलेगा, एरिया और कॉस थीटा चेंज नहीं होगा। सेकेंड कंडीशन में ऐसा रहेगा कि एरिया बदल रहा है लेकिन बी और कॉस थीटा बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है। और तीसरा सिचुएशन ये जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बदलेगा लेकिन टाइम के साथ कॉस थीटा या थीटा बदलता रहेगा। चलिए ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस में स्टूडेंट देखो, सबसे पहला है हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसका एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि प्लेस्ड है एक नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड में। वही जो प्रीवियस सेशन में मैंने आपको समझाया था कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड यानी क्रॉस या डॉट हो सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। कितने रेट से, 200 टेस्ला पर सेकेंड। चलो बढ़िया, ऐसा यूनिट में गिवन है, लेकिन गौर करो यहाँ पे एरिया ऐसा यूनिट में गिवन नहीं है। आपसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप क्या होने वाला है। तो स्टूडेंट्स कंडीशन ये देखो, पहली बात तो नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल या ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स को हम लिखना पसंद करेंगे मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड इंटू एरिया मैग्नीट्यूड, क्योंकि cos 0 लिखोगे या cos 180 लिखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड ही 1 बनता है। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको समझाया था। अब जैसे आप डी फाई बाई डी टी ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपके सामने क्या होगा, d बाई डी टी ऑफ, बताइए क्या होनी चाहिए, b और a का प्रोडक्ट, इनमें से कांस्टेंट कौन है बताओ, जो बदल नहीं रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, एरिया को बाहर रखोगे, फिर आप डी बी बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखो, हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ का मॉडुलस ढूंढना था, तो हमने पाया कि एरिया इंटू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बताओ, मैग्नेटिक फील्ड। सो एरिया है 40 नहीं, रैदर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बाकायदा आप एसआई में लिखना 40 10⁻⁻⁴। डी बी बाई डी टी जो है वो 200 ऐसा यूनिट गिवन है। सो 40 इंटू 200 बनेगा 8000, 8000 को 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली बच रहा है 0.8 ऐसा यूनिट वोल्ट। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही जवाब होना चाहिए पहला ऑप्शन जो कि 0.8 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन को आपने समझा, इसमें क्या हुआ बताओ, इसमें एरिया कांस्टेंट था तो समय के साथ मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा था। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सिंगल टर्न स्क्वायर लूप, बहुत अच्छी बात है, लाइंग ओवर एक्स वाई प्लेन, एक स्क्वायर लूप जो कि एक्स वाई प्लेन में है, विथ इट्स वर्टिसेस एट ओरिजिन 0 0 a 0 a एंड 0 a। ठीक है, तो सबसे पहले उस स्क्वायर को हम पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले देखो, ये बन गया y और x एक्सिस का कॉम्बो, दिस इज द वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस और ये बन गया x एक्सिस। ठीक है, अब चारों वर्टिसेस है कहाँ बताइए, चारों वर्टिसेस में एक है ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स यानी 0 0। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, एक वर्टेक्स है a x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट, एक वर्टेक्स है यहाँ पर जो कि a है और चौथा वर्टेक्स y एक्सिस पर है जो कि x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है। तो ये चारों वर्टिसेस हो गए।
अब बड़े आराम से आप क्या करोगे, स्क्वायर लूप को ड्रॉ भी कर लोगे। स्क्वायर लूप को अगर हम ड्रॉ करते हैं यानी चारों वर्टिसेस को मिलाते हैं तो बहुत इजीली हमें ये स्क्वायर लूप विजुलाइज हो जाता है। अब स्टूडेंट्स स्क्वायर का साइड लेंथ कितना है बताइए, बहुत ही सिंपल है, साइड लेंथ है a, यानी इसका एरिया जो होगा वो कितना होगा आप समझ गए होंगे, a स्क्वायर। सही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या गिवन है, देखो मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर गिवन है c t स्क्वायर k कैप। ये जो k कैप है वो डायरेक्शन को बताता है, बाकी इसका जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है देखो वो c t स्क्वायर यानी समय के साथ चेंजिंग है, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है। तो एक काम करो, मैग्नेटिक फील्ड k कैप है यानी स्टूडेंट्स इस मामले में हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड डॉट डायरेक्शन में यानी बाहर की ओर, बाहर की ओर मतलब पॉजिटिव z डायरेक्शन में है। अगर आप इसको y एक्सिस कहते हो, इसे x एक्सिस कहते हो, तो आउटवर्ड्स को आप पॉजिटिव z कहोगे कि नहीं कहोगे, तो वो k कैप है जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है। तो चलिए बढ़िया बात है कि ये भी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड यानी फ्लक्स को आप क्या लिखना पसंद करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स को लिखोगे b इंटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है c इंटू टी स्क्वायर इंटू एरिया कैपिटल A, या कह सकते हो कि c इंटू टी स्क्वायर, एरिया हमें पता चल चुका है छोटे a का स्क्वायर है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये बताओ कि डी फाई बाई डी टी जब निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा कांस्टेंट है c और a स्क्वायर, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हम सबको पता है 2t। ओके, सो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ यानी इंस्टेंटेनियस किसी एक टाइम t पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन हमारे पास है 2, बताइए क्या क्या है, a स्क्वायर इंटू सी इंटू टी। लेकिन क्वेश्चन मेकर ने आपसे पूछा है एट टाइम t इज इक्वल टू सी इंड्यूस्ड ईएमएफ कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे एट टाइम t इज इक्वल टू सी इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लिखना पसंद करेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू सी इंटू टाइम को भी सी पुट कर लीजिए तो आपको जवाब मिल रहा है 2a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो मेरे हिसाब से यही इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, देखो जो पहला ही ऑप्शन में गिवन है। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे हमारे लिए एक क्वेश्चन क्या है, देखो बताया गया कि सर्कुलर लूप जो है इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे सेम, इट इज सेम एट एवरी पॉइंट, और कांस्टेंट मतलब समय के साथ जो नहीं बदल रहा है, दैट इज नॉट वेरिंग विद टाइम। मैग्नेटिक फील्ड बी है दैट इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप, डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द लूप मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। अब बताया जा रहा है कि रेडियस ऑफ द लूप जो है दैट इज इंक्रीजेज एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ k, मतलब dr बाई dt, समझ गया ना, रेडियस इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एट ए रेट ऑफ k। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पर पूछा गया कि जब सरकमफेरेंस ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप का जब सरकमफेरेंस c है उस समय क्या होगा। तो सबसे पहले सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं स्टूडेंट्स। देखो ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इसको टाइम के साथ कोई मतलब नहीं है, ये यूनिफॉर्म भी है और टाइम के साथ बिल्कुल बदल नहीं रहा है। सबसे पहले हम ये इमेजिन करो कि सर्कुलर लूप ये है, सर्कुलर लूप का जो रेडियस है यानी इसका जो साइज है वो समय के साथ ग्रो कर रहा है। ठीक है, देखो सर्कुलर लूप का जो साइज है बच्चों वो समय के साथ बढ़ रहा है। ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है तो बड़े आराम से हम लिखेंगे फाई कितना है, b इंटू एरिया, एरिया मतलब हम सभी को पता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ डी फाई बाई डी टी जब लिखने की कोशिश करेंगे यानी d बाई डी टी ऑफ जो भी एक्सप्रेशन में है, b कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, लेकिन r वेरिएबल है जो कि समय के साथ बदल रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पाई और b को आप बाहर निकाल लीजिए, फिर आप डेरिवेटिव निकालिए किसका बताइए, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव। आर स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, पहले तो 2r और चेन रूल के अकॉर्डिंग लास्ट में बच जाएगा dr बाई डी टी। सो अल्टीमेटली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो आ रहा है b इंटू, आप देखो चेक करो, 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी जो ऑलरेडी k गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें पहले ही बताया गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस वो k है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें पूछा गया कि जिस मोमेंट पर सरकमफेरेंस का वैल्यू c है यानी जिस मोमेंट पर 2 पाई r किसी इंस्टेंट पर अगर c है तब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो बड़े आराम से हम क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी गिवन एज क्या बताइए, b टाइम्स 2 पाई r को आप सिंपली c लिख दीजिए और यहाँ पे k,
यानी B इंटू सी इंटू के हो जाएगा इसका आंसर, जो कि पहला ही ऑप्शन लकीली करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, ए सिंगल टर्न रेक्टेंगुलर लूप एंटर्स इनटू यूनिफॉर्म नॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड। ये जो येलो कलर का लाइन आप देख रहे हो उसके राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी इस डायरेक्शन में अंदर की ओर, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में बच्चों देखो, ये बेसिकली हम आगे भी नेक्स्ट डिस्कशन में भी सॉल्व करेंगे मोशनल ईएमएफ को अप्लाई करके, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम d∅dt से काम चला रहे हैं या काम कर रहे हैं। सबसे पहली बात आप मार्क करो कि यहाँ पर इस लूप का ये वाला जो एरिया है, जिसको मैं ग्रीन लाइन से मार्क कर रहा हूँ, ये जो एरिया है ये इसका इफेक्टिव एरिया है जिसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा है, वो भी नॉर्मल डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स लेट अस एज्यूम दैट ये वाला जो पार्ट अभी अंदर एंटर कर चुका है वो कितना है, वो मान लो x है। बाकी इस रेक्टेंगल का दूसरा साइड है छोटा l। ऑलराइट, कौन सा, जो इफेक्टिव एरिया वाला रेक्टेंगल है। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि देखो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स क्या लिखना पसंद करोगे, b इंटू एरिया इफेक्टिव को लिखोगे l इंटू एक्स। सही है ना बच्चों। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें पूछा गया, यानी d∅dt को आप पेश करोगे ऐसे d/dt ऑफ क्या बताओ, जिसके अंदर है b इंटू एल इंटू एक्स, जिसमें से कांस्टेंट है b और l और बाकी बचेगा x जो समय के साथ बदल रहा है, और x का जो dx/dt है उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। dx/dt को ही आप कहेंगे वेलोसिटी। ठीक है बच्चों। सो अल्टीमेटली देखो b इंटू स्मॉल l इंटू वी आ गया इसका जवाब। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है, और यही जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है इसे हम मोशनल ईएमएफ में भी करेंगे सॉल्व। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक सर्कुलर लूप जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, विच इज रोटेटेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन 0.5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लूप का एरिया भी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कांस्टेंट है, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। आप समझ गए, एक लूप है जिस मैग्नेटिक फील्ड में हम इसको इस तरीके से घुमा रहे हैं। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ पीक इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल। तो बच्चों ये बेसिकली होता है प्रिंसिपल ऑफ, आगे हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर क्या होता है। स्टूडेंट्स इसके एनालिसिस के लिए काम करो, ये मान के चलो कि एट t इजिकल टू 0 पर जो है, मान लेते हैं कि एरिया वेक्टर कॉइल का बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, यानी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है। यानी सिचुएशन हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो ये मान लो कॉइल है। ओके बच्चों, इस कॉइल का अपना जो एरिया वेक्टर है, कॉइल का एरिया वेक्टर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये इसका एरिया वेक्टर है। सही है, ब्लैक इंक से मैंने शो किया है। अब रेड इंक से मैं शो करने जा रहा हूँ कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल इनिशियल मोमेंट पर इस रेड इंक से मैं शो कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो कौन क्या है बताओ, मैग्नेटिक फील्ड रेड इंक से मैंने शो किया है और एरिया वेक्टर को मैंने ब्लैक इंक से शो किया। स्टार्टिंग में मान के चलो ये कहानी है। ओके, नाउ लेट अस एज्यूम दैट, हम ये मान लेते हैं कि ये जो कॉइल है इसको हम घुमा रहे हैं इस डायमीटर के अबाउट। ये जो डायमीटर देख रहे हो, इस डायमीटर के अबाउट सपोज कीजिए इस कॉइल को हम रोटेट कर रहे हैं, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। ठीक है, ओके। तो टी टाइम के बाद ये कॉइल घूमकर बच्चों ऐसा बन जाएगा इसका प्लेन ऑफ द कॉइल घूम जाएगा कुछ एंगल से। ये देखो नया ओरिएंटेशन आ गया प्लेन का। इसके वजह से क्या होगा, जो काले रंग का वेक्टर आप देख रहे हो एरिया वेक्टर, वो भी उतने ही एंगल से घूम जाएगा। ठीक है, ये भी इतने एंगल से घूम जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्लेन ऑफ द कॉइल थीटा एंगल से घूम गया एंटी क्लॉकवाइज, सो एरिया वेक्टर भी टी टाइम के बाद थीटा एंगल से घूम जाएगा। और ऑलरेडी हमें कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी बताया गया है, तो हम कह सकते हैं कि आफ्टर टाइम टी क्या होने वाला है, आफ्टर टाइम टी हम कहेंगे थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू कांस्टेंट ओमेगा इनटू टी। ठीक है ना। तो बच्चों इस मोमेंट पर देखो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स को आप कहना चाहोगे कि भाई b इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस ओमेगा टी। सही है। अब इसी का इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हम क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ d∅ by dt निकालेंगे। d∅ by dt का मैग्नीट्यूड,
जिसमें बच्चों क्या आ जाएगा बताओ, डी बाई डी टी ऑफ कौन कौन आएगा, बी इंटू ए दोनों ही नहीं बदल रहा है, लेकिन हाँ समय के साथ ओमेगा टी या टी बदल रहा है। तो उसका डेरिवेटिव में हमें मिलेगा बी इंटू ए सबसे पहले आ जाएगा बाहर। अब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव हम सबको पता है कि हो जाता है साइन ओमेगा टी, है कि नहीं। तो साइन ओमेगा टी और सामने आ जाएगा ओमेगा, ठीक है। मैं मॉड्यूलस की बात कर रहा हूँ। तो देखो ये वाला जो हार्मोनिक पार्ट है ये तो समय के साथ बदलेगा 0 से 1 के बीच, लेकिन सामने जो बैठा है वही है पीक ईएमएफ। तो देखो इंड्यूस्ड ईएमएफ एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ई नॉट इंटू हम साइन ओमेगा टी की तरह पेश कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन मेकर ने पूछा है कि पीक ईएमएफ कितना, यानी ई नॉट, जिसको हम लिखेंगे ओमेगा इंटू बी इंटू ए। सो ओमेगा इंटू बी इंटू ए कितना है, ओमेगा का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू है बच्चों 1/2 यानी 0.5, और एरिया का वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को 10⁻² मीटर स्क्वायर लिखना। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 100 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो बच्चों देखो अल्टीमेटली हमें जो मिल रहा है वो 5 इंटू 10⁻⁻² ऐसा यूनिट यानी वोल्ट मिल रहा है। तो 5 10⁻⁻² को 0.05 वोल्ट आप कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। तो ये जो कहानी थी इस लास्ट क्वेश्चन में वो ये था कि B और A दोनों में से दोनों ही नहीं बदल रहा है, लेकिन समय के साथ जो कॉस थीटा है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। तो बच्चों देखो इंस्टेंटेनियस फ्लक्स अगर कॉस फंक्शन मिला हमें, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो हमें साइन फंक्शन मिल रहा है। साइन फंक्शन में जो साइन वाला यानी हार्मोनिक पार्ट है उसका पीक वैल्यू 1 हो सकता है। जब वो 1 हो जाएगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू हो जाएगा पीक, जो कि सामने जो बैठा है B इंटू ए इंटू ओमेगा, ठीक है। सो इस तरीके से हमने इसको टैकल किया है। तीनों सिचुएशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने ट्राई किए हैं, जिसमें पहले वाले में क्या था बच्चों, B बदल रहा था और बाकी सारे कांस्टेंट थे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस के जिसमें A बदल रहा था, B और कॉस थीटा कांस्टेंट था। अभी इस क्वेश्चन में जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर दैट इज रोटेटिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसमें हमने देखा ना तो B बदल रहा है ना तो A बदल रहा है, लेकिन कंटिन्यूअसली समय के साथ जो थीटा है वो बदल रहा है। तो चलिए बच्चों इस सेशन में हमने बेसिक समझा कि किस तरीके से हम मैग्नेटिक फ्लक्स को समय के साथ कंटिन्यूअसली चेंज करेंगे, जैसे कि परसिस्टेंटली हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिले। अगले सेशन में यानी सेशन नंबर 5 में ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेस्ड हम कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट।